हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू साक्षीज़ विद साधना। तो ये है एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट दी आइलैंड्स। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं हमारे इंडिया के आइलैंड्स के बारे में। आइलैंड्स घूमने का सबका बहुत मन करता है क्योंकि बहुत खूबसूरत होते हैं और छुट्टियों में अक्सर लोग यहाँ पर जाते हैं। तो आइए हम अपने इंडिया के आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया इज अ वास्ट mainland. Besides this, the country has also two group of islands. आपको तो पता ही है ना कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। अगर हम उसके एरिया की बात करें तो इंडिया काफ़ी बड़ी है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया है मेनलैंड। तो मेनलैंड का मतलब होता है ये वाला एरिया। मैं आपको मार्क करके दिखाती हूँ। ये वाला जो एरिया है, जो ये पूरा एरिया है ना, जिसमें जो स्टेट्स आ रही हैं जितनी, और ऊपर तक है जम्मू कश्मीर वगैरह है, नॉर्थ ईस्ट में हमारी स्टेट्स हैं, ये है मेनलैंड एरिया, ठीक है, इंडिया का। लेकिन बिसाइड्स दिस, इसके अलावा भी कंट्री के पास दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। जी हाँ, दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। और वो कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, क्योंकि आपकी बुक में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू आइडेंटिफाई दीज आइलैंड ग्रुप्स। तो क्या आप बता सकते हैं? तो आप में से ज़्यादा लोग बता ही सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी फेमस है। फर्स्ट का नाम है अंडमान आइलैंड्स, निकोबार आइलैंड्स, और एक साथ बोले तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। और इधर पर लिखा है लक्षद्वीप, लेकिन अब हम इसे बोलते हैं लक्षद्वीप। तो यहाँ जो आपको डॉट्स दिख रही हैं, यहाँ पर इस वाले एरिया में है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। अब देखिए, आइलैंड आपको पता होगा, नहीं पता मैं दोबारा बता देती हूँ। जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जो हर तरफ से पानी से घिरा हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ इस तरीके के जमीन के टुकड़े हैं जो हर तरफ से चारों ओर से पानी से घिरे हुए हैं। और मेनली ये दो हैं। एक है अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि बे ऑफ बंगाल में है। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है बे ऑफ बंगाल। और दूसरा है लक्षद्वीप आइलैंड जो कि पड़ता है अरेबियन सी में, ठीक है। यहाँ तक सारी बात क्लियर हो गई कि हमारे दो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, मैंने आपको इंग्लिश भी पढ़ाई है इसी चैनल पे, तो आप उस पर भी ध्यान दीजिए। मैंने आपको कलेक्टिव नाउन्स पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बताया था ना कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के ग्रुप को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। वहाँ पे मैंने आइलैंड्स भी मेंशन किया था आपको कि जब आइलैंड्स का एक बहुत सारे आइलैंड्स हों तो उसके ग्रुप को हम ग्रुप ही कहते हैं। जैसे रॉबर्ट्स के ग्रुप को हम गैंग कहते हैं, ठीक है। शीप जो होती है ना, भेड़, उसके ग्रुप को हम फ्लॉक कहते हैं। वैसे ही हम आइलैंड्स के ग्रुप को ग्रुप ही कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई एक आइलैंड नहीं है, ये छोटे छोटे बहुत सारे आइलैंड है। देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये छोटे छोटे, ये देखिए इतने छोटे छोटे हैं, ये बहुत सारे आइलैंड्स हैं। और यहाँ पर भी इस तरह से बिखरे हुए हैं। ये कोई एक आइलैंड नहीं है, बहुत सारे हैं, इसलिए ये पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, elongated chain of island located in the Bay of Bengal। मैंने जो ये पूरे पॉइंट्स लिए हैं ये आपकी एनसीईआरटी से लिए हैं ताकि आप आराम से समझ सकें और आपको एक एक चीज़ क्लियर हो। जब मैं आपको पढ़ाती हूँ तो आप साइड में अपनी एनसीईआरटी बुक को भी खोल के रखिए और हर चीज़ को मैच करते चलिए और समझते चलिए। elongated chain of island located in Bay of Bengal। तो देखिए elongated chain क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये देखिए एक लंबी सी चेन की तरह खिंचे हुए हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, इसलिए कहा जा रहा है।
दूसरी बात, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ये देखिए यहाँ ऊपर में क्या है, यहाँ ये नॉर्थ है और नीचे में है साउथ। तो इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, हम इसको कह रहे हैं कि जो ये नॉर्थ से लेके साउथ तक में एक इलोंगेटेड चेन की तरह पर फैले हुए हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना आपको ये वाली बात। अब देखिए नेक्स्ट है, दे आर बिगर इन साइज। ये जो है ना, अगर हम कंपैरिजन करें लक्षद्वीप से तो इनका जो साइज है ये बड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दे आर मोर न्यूमरस एंड स्कैटर्ड। और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड से ये ज़्यादा बड़े हैं और ज़्यादा नंबर में हैं और ज़्यादा बिखरे हुए हैं। ठीक है, The entire group of islands is divided into two broad categories. और जो ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है ना, इसको हमने दो इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। जैसे पहले को नाम दे दिया है द अंडमान, दूसरे को दे दिया है निकोबार। अब हम देखेंगे इस चीज़ को मैप में कि हमने किस तरीके से डिवाइड किया है। तो पेन का कलर मैं कर लेती हूँ चेंज और आपको बताती हूँ मार्क करके। ये देखिए, ये जो ऊपर वाला एरिया है यहाँ तक लिटिल अंडमान, ये आई होप आपको ये पेन विजिबल होगा। यहाँ पर मैंने बॉक्स बना दिया है। ये जो ऊपर का एरिया है ये हो गया हमारा नॉर्थ में अंडमान, और जो नीचे वाला एरिया हो गया साउथ वाला, ये हो गया निकोबार। क्लियर हो गया ना ये वाला पॉइंट आपको? आपको आपकी क्लास 9th के अकॉर्डिंग यही देखना है कि नॉर्थ में है अंडमान और साउथ में है निकोबार। लेकिन जब आप थोड़े बड़ी क्लासेस में आ जाएंगे और डिटेल में जब पढ़ाई करेंगे आइलैंड्स के बारे में, तो आप देखेंगे कि अंडमान निकोबार को ना फर्दर डिवाइड किया गया है। देखिए जैसे कि और ऊपर में इसको नॉर्थ अंडमान कहा जाता है, फिर मिडिल अंडमान और लोअर अंडमान। तो इस तरीके के इनके टुकड़े किए गए हैं और सबसे नीचे आता है लिटिल अंडमान। देन निकोबार के देखिए कार निकोबार, ठीक है, और ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। तो इस तरीके से और फर्दर डिवीजन किया गया है। लेकिन क्लास 9 के अकॉर्डिंग आप सिर्फ दो ही याद रखिए, और वो दो क्या हैं? वो दो हैं कि नॉर्थ में है द अंडमान और निकोबार कहाँ है? साउथ में। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज बिलीव्ड that there are elevated portion of submarine mountains। तो देखिए ऐसा माना जाता है, it is believed that, क्या माना जाता है कि ये ना उठा हुआ भाग है सबमरीन माउंटेन्स का। अभी कौन से माउंटेन्स हैं जो अचानक उठ गए हैं पानी में आकर? सोचने वाली बात है। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था माउंटेन्स के बारे में, तो मैंने उसमें आपको पूर्वांचल माउंटेन्स भी बताया था। आपने नहीं देखी ना वो वीडियो, तो कोई टेंशन मत लीजिए, मैंने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अलग अलग टॉपिक की अलग अलग प्लेलिस्ट भी है, नाम भी है, आप जाइए और माउंटेन्स के बारे में पढ़ लीजिए। तो जो वो पूर्वांचल माउंटेन है ना, वो साउथ की तरफ में एक्सटेंड हो रहा है, और साउथ की तरफ में एक्सटेंड होते होते वो क्या होता है, डूब जाता है और फिर दोबारा आके उठ जाता है, और उसका उठा हुआ पार्ट ही हमें अंडमान एंड निकोबार की रूप में दिखाई देता है। तो ऐसा ये माना जाता है। अब मैं एक रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करती हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से हिमालय से माउंटेन्स आ रहे थे, फिर क्या हुआ कि नॉर्थ ईस्ट में इस तरीके से ये टर्न हो गए साउथवर्ड। फिर क्या होता है, ये कुछ देर बाद डूब जाते हैं, दिखाई नहीं देते, फिर कुछ नीचे आकर ये उठ जाते हैं ऊपर, और इन्हीं का जो ये उठा हुआ एलिवेटेड पोर्शन है, यही हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स माना जाता है। ठीक है ना? अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इसको हम समझ लेते हैं। ग्रेट स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। इसका क्या मतलब है?
great strategic importance for the country। देखिए, हमारी जो कंट्री है आपको पता है आए दिन कभी पाकिस्तान को लेके कभी चाइना को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चलती ही रहती हैं, है ना। तो एक कंट्री के लिए अपनी जो पोजीशन है वो बहुत मायने रखती है। अच्छी पोजीशन होगी तो वो अपने दुश्मनों पे ना ज़्यादा कड़ी नज़र रख सकेगा। और हमारी कंट्री जो है ना, गॉड ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया है कि जो एक लोकेशन है हमारी कंट्री की वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। हमारे पास सब तरह की चीज़ें हैं, मतलब हमारे पास ओशियन भी है और हमारे पास क्या है, ज़मीन भी है ऊपर में। ऊपर से हम लॉक्ड है मतलब कि ऊपर कोई सी नहीं है, एक के बाद कंट्रीज हैं। लाइक नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान है, नॉर्थ में चाइना वगैरह है, तिब्बत वगैरह, है ना। तो इस तरीके से हम लॉक्ड हैं। लेकिन अगर हम नीचे आए तो हम तीनों तरफ से पेनिनसुला है, तीनों तरफ से हम पानी से घिरे हुए हैं। तो पानी से घिरे हुए हैं तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि इन जगहों पे ना हमारी नेवी काम कर सकती है और निगरानी रख सकती है कि कहीं कोई जो सी के थ्रू कोई आ तो नहीं रहा हमारी कंट्री की तरफ कुछ गलत तरीके से। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं, आपने सुना ही होगा नेवी के बारे में। तो अब ये तो हो गई एक स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। आपने ये भी सुना होगा न्यूज़ में कि जो चाइना है काफ़ी जगहों पे अपने आइलैंड्स पे ना क्या बना रहा है, नेवी का बेस बना रहा है। तो वो इसीलिए बना रहा है कि बेस से क्या रहता है ना, वहाँ पर वो निगरानी रख पाते हैं और एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाता है उस जगह पे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एक कंट्री के लिए। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। तो ये क्या है कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी ना डाइवर्सिटी मिलती है हमें। डाइवर्सिटी, तरह तरह के हमें फूल देखने को मिलते हैं, तरह तरह के हमें एनिमल्स देखने मिलते हैं, वैरायटी ऑफ स्पीसीज देखने को मिलती हैं। काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, तो अगर मौका मिले तो जाइएगा ज़रूर। Lies close to equator, experience equatorial climate, has thick forest cover। अब देखिए, आपको अपनी आंखें बंद करिए 2 मिनट के लिए और ज़रा ध्यान लगाइए ग्लोब पे। छोटी सी क्लास से ही हम पढ़ते आ रहे हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न वगैरह वगैरह। तो ज़रा ध्यान लगाइए कि ग्लोब है, ग्लोब में बना हुआ है इक्वेटर जो कि 0 डिग्री से कर रहा है पास। कहाँ से कर रहा है वो पास? 0 डिग्री से, ठीक है। अब 0 डिग्री से पास तो कर रहा है, उसके जस्ट ऊपर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करता है इंडिया के बीचों बीच से पास, ठीक है ना। तो यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे कुछ इंडिया का एरिया आ रहा है और वो इक्वेटर के भी पास में है, और इक्वेटर के पास में है इसलिए वहाँ का क्लाइमेट कैसा कहलाता है, इक्वेटोरियल कहलाता है। और ऐसी क्लाइमेट्स ना बहुत अच्छा होता है फॉरेस्ट के लिए, इसलिए यहाँ पर थिक फॉरेस्ट कवर हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको समझ में आया है तो। अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में आप याद रखिएगा कि जो उसकी कैपिटल है वो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, दोबारा बोलती हूँ, कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड इज पोर्ट ब्लेयर। अब हम पढ़ेंगे लक्षद्वीप आइलैंड, लाइन क्लोज टू मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। तो जो इसकी लोकेशन है ऐसी है कि ये मालाबार कोस्ट जो केरला में पड़ती है उसके काफ़ी ज़्यादा पास है। नेक्स्ट है अर्लियर दे वर नोन एज लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमन दीव। तो पहले जो थे इनके ये 3 नाम थे, लेकिन 1973 में क्या कर दिया, इसका नाम लक्षद्वीप आइलैंड कर दिया गया। और इसका जो एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है, खास बड़ा नहीं है, छोटा सा एक आइलैंड है। इसकी जो कैपिटल है वो कावरत्ती है। और ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना अगेन, और अंडमान एंड निकोबार में भी थी। अभी क्यों थी ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, इक्वेटोरियल टाइप का क्लाइमेट होता है, थिक फॉरेस्ट होते हैं, उसकी वजह से फ्लोरा फौना भी अच्छा सा ही रहता है यहाँ पर।
काफ़ी डाइवर्सिटी होती है, बहुत प्रकार की स्पीसीज हमें देखने को मिलती है। The Pity Island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे देखिए ये बहुत सारे आपको आइलैंड्स दिख रहे हैं ना, अमीनी, अगती, कावरती, कल्पेनी, सुहेली, अंद्रोथ। तो ये ना किसका ये पार्ट है, ये पूरा मिला के अगर बोला जाएगा तो ये लक्षद्वीप है। तो वैसे ही एक आइलैंड है पिट्टी आइलैंड, इस ये अनइनहैबिटेटेड मतलब इस पे इंसान नहीं, हम नहीं रहते, इंसान नहीं रहता है कोई, बाकियों पे तो रहते हैं लेकिन यहाँ नहीं रहता, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। बट यहाँ पर क्या है, एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं। तो अगर आप बर्ड लवर हो, बर्ड वॉचर हो, तो आप जाके यहाँ पर विजिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। और एक काफ़ी सारी जगहों पे बर्ड सेंचुरी है, लाइक भरतपुर में भी, राजस्थान भरतपुर में भी बर्ड सेंचुरी है। बहुत सारे नेशनल पार्क भी बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, बायोस्फीयर्स बनाए गए हैं, बायो रिजर्व्स। तो ये सब क्यों बनाए जा रहे हैं, ताकि हम ये जो स्पेसीज हैं ये जो ख़त्म होती जा रही हैं इंसान की करतूतों की वजह से, गलत गलत पॉल्यूशन की वजह से, पेड़ काटने की वजह से, इन सबको ना थोड़ा बचा सकें, ठीक है। तो इन सब की वजह से हमने सेंचुरी बनाई है, नेशनल पार्क्स बनाए हैं, ठीक है। अगर आप कभी गए हो नेशनल पार्क तो ज़रा कमेंट सेक्शन में अपने बताइए अपने उनके घूमने के बारे में कि आपने उस नेशनल पार्क में क्या क्या देखा और आप किस नेशनल पार्क में गए थे। जैसे मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना नेशनल पार्क है ना। और आपने सुना होगा राजस्थान में भी बहुत सारे, एक तो मैंने ही आपको बता दिया भरतपुर है, यूपी में है दुधवा नेशनल पार्क, बहुत सारे हैं। एंड जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की, वो ये है कि इट इज़ कॉम्पोज्ड ऑफ कोरल आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ जो ऊपर जो चीज़ थी वो तो सबकी समझ में आ जाती है पढ़ के, लेकिन कोरल के बारे में ना समझ में नहीं आता अक्सर लोगों के, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा था, ताकि फिर मुझे दिक्कत ना आए कि कोरल आपको समझाने में दिक्कत ना आए। अब हम इसको आराम से सेपरेटली क्या होगा, कोरल को पढ़ लेंगे। अभी आपने ये देख लिया कि ये आइलैंड है कोरल से बना हुआ है, और जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड था उसका हमने ये माना था कि वो एक एलिवेटेड पोर्शन है, किस चीज़ का, सबमरीन माउंटेन्स का, ठीक है। और ये कैसा है, ये कोरल आइलैंड है। तो आइए अब कोरल के बारे में हम पढ़ लेते हैं। कोरल्स, coral polyps are short-lived microscopic organisms which live in colonies। तो जैसे कि ग्रुप ऑफ मतलब आइलैंड्स जब बहुत सारे हों तो हम उन्हें ग्रुप कहते हैं, वैसे ही हम कोरल्स को जब एक साथ हों तो कॉलोनी कहते हैं। अब ये वो कॉलोनी नहीं है जहाँ आप रहते हैं, इनके ग्रुप को कॉलोनी कहा जाता है। दे फ्लरिश इन शैलो मड फ्री वार्म वाटर। ये शैलो वाटर में होते हैं, यानी कि जहाँ गहरा पानी होता है वहाँ ये नहीं होते हैं, कम गहरे पानी में होते हैं। मड फ्री होना चाहिए, मड नहीं होनी चाहिए पानी में, और थोड़ा सा पानी वार्म होना चाहिए, ठीक है, गर्म टाइप्स। दिस सीक्रेट कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या सीक्रेट करते हैं, इनसे क्या निकलता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। द कोरल सिक्रेशन एंड देयर स्केलेटन्स फॉर्म कोरल डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ रीड्स। अब देखिए इनकी बॉडी से निकल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, आपको पता है ना हार्ड होता है, और जब ये डिपॉजिट हो जाता है तो क्या बन जाता है, रीफ बन जाती है। ये जो आपको दिख रहा है ना पिक्चर में कुछ इस टाइप का, आपने डिस्कवरी और नेशनल जियोग्राफिक चैनल्स में देखा होगा कुछ इस टाइप का पानी के नीचे, तो ये बन जाता है रीफ। तो रीफ क्या होती है, चट्टान, ये चट्टान जैसा ही बन गया है ना। दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स, 3 काइंड्स। तो ये जो रीफ होती हैं कोरल रीफ, यानी कि कोरल से बनी हुई जो चट्टान होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले होती है बैरियर रीफ। तो बैरियर रीफ का एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और यही सबसे बड़ा कोरल रीफ भी है। ये जीके का क्वेश्चन है, और ये कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। ये भी कोरल से बना हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ नाम है, और ऑस्ट्रेलिया में। और जो दूसरी प्रकार की रीफ होती है उन्हें हम अटॉल्स कहते हैं, जो कि सर्कुलर होती हैं, ठीक है, गोल आकार में। तो कोरल एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत छोटा सा, जो कॉलोनी में रहता है, और
कम गहरे पानी में रहता है जो कि मड फ्री हो और वार्म हो। ये कैल्शियम कार्बोनेट को रिलीज करता है जिससे क्या होता है हार्ड हो जाता है और एक के ऊपर एक ये कॉरल्स बनते जाते हैं। और देखिए अब ये पानी के ऊपर आ गया। अब जब ये पानी के ऊपर आ गया तो उस जगह पे क्या होता है आइलैंड बन जाता है। तो इस प्रकार से लक्षद्वीप और अंडमान आइलैंड्स हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।